हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। हेलो। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो तैमूर अटैक्ड इन इंडिया ड्यूरिंग रूल ऑफ फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, दूसरा है फिरोज शाह इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ऑल नॉन मुस्लिम्स, यानी कि फिरोज शाह ने सभी गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, है ना। ए में क्या है, वन ओनली, बी है टू ओनली, सी है बोथ, डी है नन। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा। इसमें देखिए, अगर आपको याद हो ना, तैमूर ने कब अटैक किया था, बताइए। तैमूर ने जब अटैक किया था तो वो काल था 1398 एडी। ठीक है, इसके मतलब 1398 में इसने अटैक किया था। ठीक है, और इस समय जो सुल्तान थे, ठीक है, और जो मतलब दिल्ली सल्तनत में कहते हैं मुगल वंश के, ठीक है, सॉरी, तुगलक वंश के लास्ट रूलर थे, जिनका नाम था महमूद शाह। ठीक है, क्या नाम था, महमूद शाह। ठीक है, अब ये जब गद्दी पे थे तब तो इसने अटैक किया था तैमूर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक तो गलत हो गया। अब आप बताइएगा फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक था। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकेंड कथन क्या है, फिरोज शाह इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ऑल नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हिंदी भाषी इधर भी ध्यान देंगे। ठीक है, और वैसे भी मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जजिया टैक्स आया तो क्वेश्चन अगर बने आपसे कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, जजिया टैक्स। ठीक है, अब जजिया टैक्स से रिलेटेड एक और भी कहानी है। ठीक है, जजिया टैक्स को फिर से क्या मतलब, इसने जजिया टैक्स को किसने हटाया, जजिया टैक्स को अकबर जब आते हैं शासनकाल में, ठीक है, मुगल ये हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से औरंगजेब आता है, औरंगजेब फिर से इम्पोज कर देता है। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहता है जजिया टैक्स का, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें भी क्या करना है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, उनको आपको रीड करना है, तो मैं पढ़ता हूँ। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फाउंडेड बाय किंग कृष्णदेव राय। ठीक है, पहला कथन। दूसरा है, कृष्णदेव राय डिडंट अलाउ एनी यूरोपियन ट्रेड इन हिज किंगडम। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ। विजयनगर का राज्य था राजा कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित किया गया था, पहला कथन है। जो विजयनगर का राज्य था वो राजा कृष्ण देव राय द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा कथन है, कृष्णदेव राय ने किसी को अनुमति नहीं दी जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या है, बताइए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपने चूज कर लिया होगा, होप, है ना। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखिए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का मिलके, ठीक है, हरिहर और बुक्का मिलके, ठीक है, एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या करते हैं, विजयनगर एम्पायर का स्थापना करते हैं। ठीक है, ये विजयनगर को इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का उस समय शासनकाल चल रहा था। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इतना आपको पता चल गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा भी देखिए क्या है, कृष्ण राय जो कृष्णदेव राय थे, ये तो जाहिर सी बात है विजयनगर एम्पायर के बहुत ही मतलब होता है ना प्रतापी एक शासक थे, लेकिन ये डिडंट अलाउ वाला कथन गलत है। ठीक है, यूरोपियन को ट्रेड यानी कि पुर्तगालियों से ये ट्रेड कर रहे थे और उनको अनुमति भी दिया था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी होगा, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट पे शेषा सूरी से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट, इस पे विचार करना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ही डिफीटेड मुगल रूलर बाबर इन बैटल ऑफ कन्नौज।
फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर स्पेशली टुवर्ड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि शेर शाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक बाबर को हराया था, फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी। दूसरा क्या है, वह विशेष रूप से गैर मुसलमानों के प्रति बहुत क्रूर शासक था। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, अब कैसे बताइए कैसे, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे बताइए, क्योंकि जो बैटल ऑफ कन्नौज था उसमें ये हुमायूं से युद्ध लड़ा था। ठीक है, हुमायूं से। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज में इसने हुमायूं को डिफीट किया था, बाबर को नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ही वॉज ए वेरी क्रूअल रूलर, ये गलत है। ठीक है, और ये नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदुओं के ऊपर ऐसा कोई क्रूअलिटी नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन मेडाइवल इंडिया चौथ एंड सरदेशमुखी वर यूज्ड फॉर, ये जो चौथ और सरदेशमुखी जो शब्द थे, ठीक है, जो वर्ड थे, ये मेडाइवल इंडिया में किस लिए यूज़ किए जाते थे आपको बताना है। ऑप्शन ए है मिलिट्री ऑफिसर रैंक के लिए, टाइप्स ऑफ टैक्सेस के लिए, नेम ऑफ प्लेसेस के लिए, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के लिए। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जो स्मॉल किंगडम पे जो टैक्स लगता था, ठीक है, 25% का था इसका दर। ठीक है, ये क्या कहलाता था, चौथ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, मराठा एम्पायर की बात। ठीक है, तो मराठा एम्पायर क्या करता था, चौथ इकट्ठा करता था, किनसे, छोटे जो किंगडम्स थे या डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये जो आपका क्या है, सरदेशमुखी क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ ना, जो आप अभी हमने बात किया कि जो स्मॉल किंगडम्स थे, डायनेस्टीज थी, वो धीरे धीरे ना वो शक्तिशाली होती जाती थी, वो रिवेन्यू कलेक्ट कर करके। ठीक है, उनको बैलेंस करने के लिए इनके ऊपर 10% और एक्स्ट्रा सरचार्ज होता है ना तो उसी प्रकार से ये और ज़्यादा 10% टैक्स इम्पोज किया गया। ठीक है, कि ये बैलेंस मैनर में चले। ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि सर के ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो एडिशनल टैक्स था 10% का, जिसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सरदेशमुखी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, है ना इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था बैटल ऑफ पानीपत। जस्ट वेट, मुझे कुछ स्मेल आ रहा है पढ़िए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा, यानी कि पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। अब आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ था कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में। कब, 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किसको इसमें डिफीट किया था, राणा सांगा को नहीं किया था, इसने इब्राहिम लोदी को। क्यों, क्योंकि 1526 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था 1526 में। तो फर्स्ट पानीपत का जो बैटल हुआ था उसमें ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ठीक है, तो इसमें देखिए ए जहाँ पे वन स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आपका सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था, ये 1556 में लड़ा गया था और ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा। ठीक है, तो ये किनके किनके बीच लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था ये। ठीक है,
1761 में ये बैटल लड़ा गया था, ठीक है। और ये ऑप्शन सही है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड 1761 में फर्स्ट बाबर और इब्राहिम के बीच, सेकेंड बताइए अकबर और हेमू के बीच, थर्ड मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, एक बारी पढ़िए आप खुद से। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इनको मूर्ख राजा, मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ही मेड एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है ही कंसीव्ड आइडिया ऑफ अ टोकन सिल्वर करेंसी, ठीक है। इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कोशिश किया कि अपने कैपिटल को ना, इसने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया कि अब हमें क्या करना है, अगर ये हमारा क्या है, मैं ऐसे रफ इमेज बना रहा हूँ भारत का, ठीक है। ये हमारा क्या है, रफ भारत का एक नक्शा है, ठीक है। इसने कोशिश किया कि सेंट्रल इंडिया में आके, ठीक है, अपना कैपिटल इस्टेब्लिश करते हैं दिल्ली से, और उसके बाद पूरे भारत पे क्या करेंगे, अपनी निगरानी रखेंगे और रूल करेंगे, ठीक है। तो इसकी आइडियोलॉजी थी कि दिल्ली से ये दौलताबाद, ठीक है, ये दौलताबाद महाराष्ट्र में देवगिरी एक लोकेशन है, ठीक है, उसी का नाम इसने बदल के रखा था दौलताबाद। कहाँ पे है? देवगिरी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश की थी और ये फेल हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में जो मंगोल थे वो अटैक कर रहे थे बार बार, इनको युद्ध लड़ना पड़ा, तो बचाने के लिए दिल्ली को, ठीक है, इनको फिर से दिल्ली आके शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड क्या है, ही कंसीव्ड द आइडिया ऑफ टोकन सिल्वर करेंसी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सिल्वर को इसने ना ब्रॉन्ज से और कॉपर से रिप्लेस किया, ठीक है, और टोकन करेंसी इसने ब्रॉन्ज और किसकी, कॉपर की जारी करी टोकन करेंसी के रूप में, ठीक है। अब ये टोकन करेंसी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने लगा। क्यों? लोग क्या करने लगे ना, खुद ही कॉइन बनाने लगे। जैसे देसी लोग, लोकल लोग खुद ही करेंसी बनाने लगे। एक मिनट रुकिए आप, सॉरी। अब जब ये खुद ही लोग करेंसी बनाने लगे, जाहिर सी बात है मार्केट में बहुत अधिक पैसा हो जाएगा। अब बहुत अधिक पैसा हो जाएगा जब मार्केट में, तो भाई इन्फ्लेशन तो आनी ही आनी है ना। जब सबके पास, सब कोई अब ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, तो मार्केट में ना एक मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो बचा फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुलह इल कुल क्या है ये? सुलह ई कुल पॉलिसी वॉज गिवन बाई विच मुगल एम्परर? ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है बाबर, डी है औरंगजेब, ठीक है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने, ठीक है, अकबर ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, सुलह ई कुल, ठीक है। सुलह ई कुल पॉलिसी किससे रिलेटेड थी बताइए? सिलह इक्वल पॉलिसी थी, सेकुलरिज्म जैसे फॉलो करने की इसने अपनी एक प्रथा चलाई थी ना। दिन ए इलाही नाम की इसने क्या किया था, एक डॉक्ट्रिन दिया था, ठीक है। दिन, आपको अगर याद हो, ठीक है, एक नया रिलीजन ही इसने दिन ए इलाही करके स्टार्ट करी थी, किसने? अकबर ने, दिन ई इलाही, ठीक है, याद रखिएगा। और सुलह इक्वल पॉलिसी के अंतर्गत सेकुलरिज्म को फॉलो करने की बात चल रही थी, ठीक है। जो धार्मिक कट्टरता था उसे कम करना, है ना, कम करना या ख़त्म कर देना, ठीक है। तो अकबर ने ये स्टार्ट किया था पॉलिसी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसने क्या किया था, जो जजिया था, जो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, उसको क्या किया था, हटा दिया था, ठीक है। जिज़्या बोलते थे, लेकिन आप जजिया बोलिएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, हटा दिया था, ओके। अब इसके विषय में, ठीक है, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल इतना ही।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपको खिलजी डायनेस्टी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ध्यान देना है ना, और राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। सेकेंड है, जो इक्ता सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें ना सरासर गलत है सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सरासर सही है। ठीक है, क्यों, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, इक्ता सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं बल्कि आपने इल्तुतमिश का नाम सुना ही होगा, है ना, स्लेव ऑफ स्लेव इसको बोला जाता है, यानी कि गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता सिस्टम सही ढंग से लागू किया था। ठीक है, और इसको इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे और बहुत सारा कार्य किया था दिल्ली के, मतलब दिल्ली का एक अच्छा रूप देने में, है ना। तो याद रखिएगा, और जलालुद्दीन खिलजी को भी याद रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी का स्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब इक्ता सिस्टम आया, तो इक्ता सिस्टम क्या था, इक्ता सिस्टम में जैसे मान लीजिए ये पूरा अगर सल्तनत का क्षेत्रफल है, तो इसको ना ऐसे पार्ट पार्ट में बांट करके ये किसी एक लैंडलॉर्ड को या फिर किसी आमिर को दे दिया जाता था कि आप ना यहाँ से जो रिवेन्यू कलेक्ट करके मुझे दोगे। सेंटर में क्या रहता था, सुल्तान रहता था। ठीक है, सुल्तान मतलब रूलर रहता था। ठीक है, और ये जैसे यहाँ से भी इनको इक्ता दे दिया जाता था। ठीक है, कि इस लैंड पे अपना आर्मी रखना है और यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट करके आपको सुल्तान को पहुँचाना है। ठीक है, तो ये इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था किसने, बताइए, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी से रिलेटेड है। शिवाजी वॉज एसोसिएटेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड अष्टप्रधान। ठीक है, शिवाजी ने अपना एक क्या मंत्रिपरिषद में, ठीक है, जो मंत्रियों का एक क्या था परिषद था, उसमें ना अष्टप्रधान करके पोस्ट बनाई थी। ठीक है, अब उसमें ना एक पोस्ट था जिसका नाम है, बताइए, अमात्या। ठीक है, तो अष्टप्रधान में अमात्या पोस्ट किसके लिए था, बताइए। जो उस समय अमात्या थे वो किस रूप में थे, प्राइम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, मिलिट्री कमांडर, फॉरेन मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो अमात्य थे वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर या फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए 8 अष्टप्रधान आया ना, तो आठों को आठों यहीं पे सीख लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी तो आपने जान लिया, सही जवाब है कि अमात्य उस समय शिवाजी के काल में जो अमात्य थे वो फिनांस मिनिस्टर थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान में, ठीक है, 8 लोग थे, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे, पेशवा। ठीक है, क्या बोलते थे, पेशवा। ठीक है, मिलिट्री कमांडर को क्या बोलते थे, बताइए, सर ए नौबत या फिर सेनापति। ठीक है, मिलिट्री कमांडर को क्या बोलते थे, शार ई नौबत। कहता है ना, नौबत आ गई क्या तुम्हारी तो कमांडर अगर आएगा तो नौबत आएगी, है ना। तो मिलिट्री कमांडर को सर ई नौबत या फिर सेनापति बोला जाता था। फॉरेन मिनिस्टर को क्या बोला जाता था, सुमंता। ठीक है, सुमंता, सुमंता बोला जाता था। ठीक है, ये तो आपने 4 के बारे में जान लिया। बाकी 4 कौन कौन थे, फिनांस मिनिस्टर तो हो गया क्या, अमात्य। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हो गया पेशवा, मिलिट्री कमांडर हो गया क्या, सर ई क्या है, नौबत, सर ए नौबत। और उसके बाद जो सुमंत थे वो क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, ये तो आपने देख ली, बाकी 4 भी थे। ठीक है, उन चारों को भी जान लीजिए। अब चारों में कौन कौन बचे, बताइए। एक थे वाके नवीस। ठीक है, जो इंटेलिजेंस पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर को, यानी कि होम मिनिस्टर जो थे उनको क्या बोलते थे, यहाँ पे मैं HM लिख रहा हूँ, इसे होम मिनिस्टर समझिएगा। ठीक है, वाके नवीस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वाके नवीस। ठीक है, वाके नवीस क्या थे, होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर क्या देखते थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स को। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट था सचिव का, सचिव भी उसी के करस्पॉन्डेंस था। ठीक है, सचिव जो अभी आजकल है। ठीक है, उसी तरह से सचिव का भी पोस्ट था। ठीक है, उसके बाद था एक न्यायाधीश। न्यायाधीश जो जस्टिस है उसको न्यायाधीश ही बोला जाता था। ठीक है, न्यायाधीश।
ओके, तो न्यायाधीश भी था। उसके बाद पंडित राव था, किससे रिलेटेड? चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट देखा जाता था। तो इन्हीं अष्टप्रधान में से एक थे पंडित राव। ठीक है, क्या नाम था उनका, मतलब उनको किस नाम से जाना जाता था? पंडिता राव। ठीक है, तो पंडिता राव भी थे किससे रिलेटेड? चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम देखते थे अष्टप्रधानों में शिवाजी के। ठीक है, तो ये आठों के आठों को याद रखिएगा, एक बारी फिर से रिकॉल कीजिए। प्राइम मिनिस्टर पेशवा, ठीक है। फिनेंस मिनिस्टर बताइए अमात्य। उसके बाद मिलिट्री कमांडर कौन थे? सर ई, बताइए, नौबत, है ना, नौबत आ गई क्या? उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? अमात्य। फॉरेन मिनिस्टर अमात्य, ये अमात्य तो फिनेंस मिनिस्टर थे, है ना। ये फॉरेन मिनिस्टर कौन थे बताइए? शिमंत, या फिर दाबेर बोला जाता था। ठीक है, शिमंता। ठीक है, उसके बाद न्यायाधीश जस्टिस को बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। सचिव, अभी भी सचिव, तब भी मतलब सचिव बोला जाता था। पंडित राव थे चैरिटी से रिलेटेड। ठीक है, वकील नवीस किसको बोला जाता था? होम मिनिस्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान से रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट है, उन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाइल फाइटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ही डाइड इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड ऑप्शन है, ही बिल्ट नेवी टू सपोर्ट द ट्रेड। तो देखिए टीपू सुल्तान के विषय में ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 92 से 1992 से, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1792 से 94 के बीच में। ठीक है, अब इस बीच में जो मतलब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ही बिल्ट नेवी टू सपोर्ट द ट्रेड, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में तो आप जानते ही हैं। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो फर्स्ट वाले में कौन सी ट्रीटी हुई थी? फर्स्ट वाले में ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर नहीं हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में कौन सी हुई थी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू। ठीक है, थर्ड में कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ, बताइए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो ये तीनों ट्रीटी याद रखिएगा, और बाकी तो मैंने अभी जस्ट एक सेशन कवर किया मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है सिख गुरु के बारे में। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिख गुरुओं से रिलेटेड। तो फर्स्ट है, बंदा बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज द मिलिट्री लीडर ऑफ द सिक्स बाई गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर को एज अ मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री लीडर के रूप में क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था, किसके द्वारा? सिख गुरु तेग बहादुर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, गुरु अर्जुन देव बिकम द सिख गुरु आफ्टर गुरु रामदास। बताइए ये स्टेटमेंट कैसा है? ये भी सही स्टेटमेंट है। जो गुरु अर्जुन देव थे वो क्या हुए? सिख गुरु बने, किसके बाद? गुरु रामदास के बाद। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, गुरु अर्जुन देव गिव टू सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरु मुलाही। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? ये गुरु अंगद ने इन्वेंट किया था। ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट को। ठीक है, गुरुमुलाही नहीं है, गुरुमुखी है, यहाँ पे एल गलती से लिखा गया है। ठीक है, ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, और गुरु अर्जुन देव की देन नहीं है। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको मुगल से रिलेटेड स्टेटमेंट और उनके डाउनफॉल, यानी कि मुगल का डाउनफॉल क्यों हुआ, उससे रिलेटेड आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बताइए, डेक्कन पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, ठीक है, जिसकी वजह से फॉल हुआ मुगल का। सेकेंड है, नेग्लेक्ट ऑफ द सी पावर, यानी कि मुगलों ने क्या किया? सी पावर में या फिर नेवी पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद थर्ड है, इन्वेजन बाय फॉरेन रूलर्स, इनको फॉरेन रूलर्स के द्वारा, जैसे तैमूर की बात करें, है ना, ऐसे लोगों के द्वारा क्या किया गया? लूटा गया, है ना।
तो बताइए, क्या तैमूर इस समय था? तो बताइए, इन्वेजन हुआ था फॉरेन रूलर्स के द्वारा? हाँ हुआ था, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो डेक्कन पॉलिसी जो औरंगजेब का था, उसकी वजह से भी क्या हुआ, बहुत अधिक खर्च हो गए और फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये भी सही है मुगल के डाउनफॉल के लिए। इसने सी पावर पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे ध्यान दिया, और इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स के द्वारा इन्वेजन हुआ ही हुआ, है ना। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और भी डाउनफॉल के रीजन थे, ठीक है, मुगल का और भी डाउनफॉल के रीजन थे, जैसे रिलीजियस पॉलिसी जो औरंगजेब था ना, जो इसका धार्मिक जो पॉलिसी था वो बड़ा मतलब कट्टरपंथ टाइप का था औरंगजेब का, जिसकी वजह से भी इसका डाउनफॉल हुआ, ठीक है। इसमें जो सक्सेसर थे औरंगजेब के बाद से जो भी आए वो बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। जैसे अब फरुखशियर की बात करें, बहादुर शाह जफ़र की बात करें, है ना, और फिर क्या मतलब ऐसे कुछ रूलर्स आए जो बहुत कमज़ोर थे, उनकी जो मतलब स्ट्रेटजी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की थी काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से भी फेल हुए। एक मनसबदारी सिस्टम भी था इनके अंतर्गत, ठीक है। तो मनसबदार जो थे ना वो क्या थे, फ्यूडल्स थे, मतलब उनके ऊपर ना बड़ा टैक्स का मतलब भार पड़ने लगा, ठीक है। जो मनसबदार थे वो मुगल एम्पायर में क्या थे, डिपार्टमेंट को संभालने वाले मतलब मेंबर थे। तो उनके ऊपर जब टैक्स का भार पड़ने लगा तो वो मनसबदारी अपना छोड़ के हट गए, जिसकी वजह से भी क्या हुआ, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, ठीक है। और इन लोगों ने मतलब जाहिर सी बात है, नादिर शाह और अहमद शाह के अब्दाली का अटैक इन लोगों ने झेला था, जो क्या था एक मतलब फॉरेन रूलर्स का एक इन्वेजन था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुगल का डाउनफॉल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको बताना है नाथ जोगीज और सिद्धार्थ के बारे में, ठीक है। और वो मतलब रिलीजियस लीडर्स थे और उनसे रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको बताना है सही कथन क्या है, ठीक है। तो बताइए, ए है यानी फर्स्ट है, दे फंक्शन आउटसाइड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। यानी कि वो किस तरह से फंक्शन करते थे, जो ऑर्थोडॉक्सी थी मतलब जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, ठीक है, जो ब्राह्मणों का अपना फ्रेमवर्क था, उससे ना आउटसाइड जाके, ठीक है, उनका जो फंक्शन था, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्सी था ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में, ठीक है, यानी कि जो रूढ़िवादिता था उसके परे जाके कार्य करते थे, ठीक है। और दूसरा है कि वो मैंने वेदास को एक्सेप्ट किए थे, वेदास की अथॉरिटी को, सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें बताइए राइट स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, ओनली ए यानी कि फर्स्ट, ठीक है। इसमें सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है। जो नाथ थे, जोगीस थे, सिद्धार्थ थे, ठीक है, वो फंक्शन नहीं कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ठीक है। तो आउटसाइड जाके ये कार्य कर रहे थे, ठीक है। और उनमें से बहुत लोगों ने क्या किया था, एक आर्टिसनल ग्रुप का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और वहाँ से भी आए थे, आर्टिसनल ग्रुप से भी, ठीक है। और इनमें से बहुत लोग क्या थे, रिलीजियस लीडर थे, ठीक है। और उन्होंने जो वेदांस के अथॉरिटी थे ना उस पर क्वेश्चन खड़ा किए थे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं किया था, क्वेश्चन खड़ा किया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है हमारा नायक सिस्टम के बारे में। हमारा नायक सिस्टम ये थोड़ा सा एकता सिस्टम के ही तरह था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो विच वॉज डेवलप इन विजयनगर एम्पायर, ठीक है, जिसको फॉर्मेशन किसने किया था, विजयनगर का इस्टेब्लिशमेंट, बताइए। हरिहर बुक्का ने जिस एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था उससे रिलेटेड है हमारा नायक सिस्टम, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए, बताइए। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताना है कि कौन सा सही है हमारा नायका सिस्टम से रिलेटेड। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो भी सही है, इसमें बी है वो भी सही है, यानी कि एक दो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दोनों क्या थे, हमारा नायक सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, इसी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ठीक है, याद रखिएगा। एकता सिस्टम तो आपको पता ही है, अभी जस्ट बताया, तो उसी के मतलब कदमों पे चलने वाला एक सिस्टम था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन मेडाइवल इंडिया टू टर्म आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, एक है खुद खास्ता एंड पाही खास्ता, ठीक है। अब ये बताना है आपको, खुद खास्ता और पाही खास्ता ये जो शब्द हैं ये कहाँ से एसोसिएट हुए थे, मतलब कहाँ से ये किससे जुड़े थे, किससे एसोसिएटेड थे, फार्मर से, वीवर से, ट्रेडर से,
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फार्मर्स है। ठीक है, ये खुद खास्ता और पाही खास्ता जो थे ये क्या थे? जैसे जिनके पास खेती थी, ठीक है, जिनके पास खुद की खेती थी, जो पीजेंट थे, ठीक है, वो उस पर वर्क करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? खुद खास था। ठीक है, खुद कास था। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, उसके पास खुद की खेती नहीं है, ठीक है, ये ए है, और इसके पास खेती है, और बी के पास खेती नहीं है, और ए के पास अधिक खेती है, तो बी जब आके यहाँ पे कार्य करता था तो इसको पाही खास्ता बोलते थे। ठीक है, तो ये खुद कास था और पाही खास्ता में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मर से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के बारे में बात हो रही है कि वो मतलब आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था, किस कंट्री से? ईरान, येमेन, मोरक्को, सीरिया। तो अगर आपको इब्न बतूता के बारे में पता हो तो ये बिलोंग करता था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और मोरक्को के द्वारा इब्न बतूता के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल की सारी घटनाओं को मतलब क्या करती हैं, दिखाती हैं, उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, उस किताब का नाम है रिहाला। क्या नाम है? रिहाला, या फिर रेहला बोलते हैं कुछ लोग, तो रिहाला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो किताब का क्या नाम था इब्न बतूता के द्वारा जो लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में? रिहाला। मोहम्मद बिन तुगलक ना बड़ा प्रभावित था इब्न बतूता से। ठीक है, और इसने ना इसको अपने वहाँ एक पोस्ट दिया, ठीक है, काजी का। और काजी जो उस समय था ना, जुडिशरी में बड़ा हेड पोस्ट था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में, यानी कि 14th सेंचुरी में। ठीक है, 1325 से 1351 इसका कार्यकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। 1325 से लेके 1351 के बीच में, याद रहे आपको, इसलिए आपको एक बार और रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, तो काजी नाम का जो पोस्ट था इसने दिया था। ठीक है, और काजी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें हेड पोस्ट था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कब दिया था ये? 1342 में। ठीक है, और 1342 के आसपास इसने क्या किया था? इब्न बतूता को चाइना में भी भेजा था। ठीक है, क्या करने के लिए बताइए? चाइना में क्या करने के लिए भेजा था? चलिए क्वेश्चन ये मार्क है, आप बताइए कि चाइना में इसको क्यों भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मीर समन के बारे में बताना है। मीर समन पोस्ट इन मुगल एम्पायर इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? तो बताइए मीर समन किससे रिलेटेड था, बताइए? इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड्स, मिलिट्री कमांडर, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड्स, ये मीर समन इससे रिलेटेड पोस्ट था। ठीक है, इंपीरियल हाउस होल्ड से रिलेटेड। ठीक है, जो क्या थे? मीर समन इंचार्ज थे इंपीरियल हाउस होल्ड्स के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक दो पोस्ट और जान लीजिए। जो हेड ऑफ मिलिट्री थे किसके काल में? मुगल एम्पायर में, उसको बोला जाता था मीर बख्शी। क्या बोला जाता था? मीर बख्शी। अभी शिवाजी के काल में क्या बोला जा रहा था, बताइए? शिवाजी के काल में बताइए, अभी कमेंट सेक्शन में तुरंत डालिए, है ना, कि अभी हमने बताया था। एक एक लाइन मैं आपको याद दिला दूँ, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता था, मतलब बताइए शिवाजी के काल में। चलिए कोई ना, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सोच के। हेड ऑफ मिलिट्री इस समय मीर बख्शी होता था। हेड ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट कौन था? दीवान या वजीर। ठीक है, इसमें रिवेन्यू का जो हेड होता था उसको दीवान या वजीर बोला जाता था, किसमें? मुगल एम्पायर में। और जो जुडिशरी सिस्टम का हेड था उसको क्या बोलते थे? काजी। ठीक है, तो अभी हमने देखा था इसके पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कुलिनिज्म जो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा? सेन रूलर के द्वारा। तो उसमें जो बल्लाल सेन थे, ठीक है, बल्लाल सेन के द्वारा ये किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था कुलिनिज्म। ठीक है, अब कुलिनिज्म जो था वो किससे रिलेटेड था, बताइए? जो वर्ड है कुलिनिज्म किससे रिलेटेड था? ए है रिवेन्यू रिफॉर्म्स, बी है सोशल रिफॉर्म्स, सी है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, डी है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड बातें थी। ठीक है, अब कुलिनिज्म क्या था बताइए? कुलिनिज्म में मतलब सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड ये क्या चीज़ है? ये बात है 1160 और 1178 के बीच की। ठीक है, अब थोड़ा सा कहाँ पे सेन रूलर और बल्लाल सेन के विषय में जानते हैं, यहाँ पे क्या चल क्या रहा था। ठीक है,
तो जो इन्होंने मतलब ये सोशल रिफॉर्म की जो पॉलिसी स्टार्ट करी थी, ठीक है, उसको क्या नाम दिया इन्होंने? कुलीनिज्म, ठीक है। इसमें कुलीना मीन्स था गुड फैमिली, जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे कुल से है, ठीक है। तो इसमें जो कुलीना का मीनिंग था, जिसका मतलब था गुड फैमिली, ठीक है। और उस समय क्या था ना कि 15-15 लड़कियों को एक पुरुष से शादी करनी पड़ती थी, ठीक है। इस चीज़ को हटाने के लिए ये सिस्टम लाया गया था, ठीक है। तो इसमें गुड फैमिली और इसमें जो एक हाइपरगैमी था, जैसे हाइपरगैमी अभी मैंने बताया ना, एक मतलब लड़की क्या करती थी, हाइपरगैमी में क्या होता था, कुलीनिज्म में सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत एक ऊंचे यानी कि गुड फैमिली की लड़की एक पुअर फैमिली में शादी करती थी। इस हाइपरगैमी में क्या होता था, एक ऊंचे फैमिली की लड़की, ठीक है, गुड फैमिली की लड़की क्या करती थी, एक लोअर कास्ट में शादी करती थी, ठीक है। तो इसे क्या मतलब इस सिस्टम को कुलीनिज्म का मतलब एक सोशल रिफॉर्म का एक कोट पॉइंट बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें मेन चीज़ क्या था कि जो पॉलीगैमी था उसको टारगेट करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आर्क और जो डोम स्टाइल है आर्किटेक्चर में, है ना, वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तुर्कों के द्वारा, ठीक है। नहीं, इंट्रोड्यूस तो किया गया था तुर्कों के द्वारा, लेकिन कहाँ से, इसको कहाँ से, ये आर्किटेक्चर कहाँ से बारो किया गया था? फ्रॉम वेयर दे बारोड दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? पर्सियन एम्पायर, मंगोल किंगडम, और क्या है, बैजेंटिया एम्पायर, नन ऑफ द एबव। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब है, क्योंकि ये एक्चुअली रोम से ये था, और रोम का ही एक पार्ट है बैजेंटिया एम्पायर, ठीक है। रोम में ही था बैजेंटिया एम्पायर, तो ठीक है, यहीं से आया था क्या, आर्क और डोम स्टाइल अपने कहाँ पे, इंडियन जो आर्किटेक्चर है उस सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपको ये बताना है कि जो रूलर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जिसने फाउंड किया, ठीक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिजनुएट किया, ठीक है, रिवाइव्ड किया, कौन था? किंग अशोका, धर्मपाल, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हर्षवर्धन, ठीक है। अगर हम बात करें पाल डायनेस्टी का, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जिसने किया था, जिसका नाम था क्या, धर्मपाल, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? धर्मपाल ने, ठीक है। और धर्मपाल ने ही क्या किया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, फाउंड किया था, और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव किया था, किसने? धर्मपाल ने। अब ये इसका शासनकाल कब से कब तक था बताइए? 770 से लेके 810 एडी तक, ठीक है। आप एग्जैक्टली बताइए क्या पाल डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये मतलब बुद्धिस्ट को मतलब फॉलो करते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट जैसे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको ये बताना है कि राजेंद्र प्रथम के बारे में, ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जो चोल डायनेस्टी से रिलेटेड थे। ये फर्स्ट है कि उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था एक कैंपेन श्रीलंका में, ठीक है। तो क्या ये सही है? सेकेंड है, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गुंगई कोंड चोला, ठीक है, उनको एक गुंगई कोंड चोला करके एक टाइटल मिली थी, क्या ये सच है? दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और बताइए, क्या उन्होंने श्रीलंका में कैंपेन किया था? हाँ बिल्कुल सही बात है, उन्होंने श्रीलंका में कैंपेन किया था और श्रीलंका में विजय भी प्राप्त करी थी, और मतलब वहाँ की सीट को एनेक्स्ट भी किया था, ठीक है। तो 1114 से 1144 तक का कैंपेन है, ठीक है। 1014 से लेके 1044 के बीच का इनका कार्यकाल है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने जैसे उस समय जो कावेरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं पवित्रता की वजह से, तो उसके आसपास ना इन्होंने उसको पार करके विजय हासिल करी थी, और इसकी वजह से उनको गुंगई कोंड चोला नाम से, और एक गुंगई गुंगई कोंड चोलापुरम करके एक लोकेशन भी है ना। तो ये भी याद रखिएगा, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। और उसमें जब उसको गंगा समझते थे पवित्रता की वजह से कावेरी को, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या मतलब कॉन्कर ऑफ गंगा भी इनको बोला जाता है, यानी कि गंगई कोंड चोला का क्या होता है, ये मीनिंग होता है कि जिसने क्या करा, चोल का राजेंद्र प्रथम ने गंगा को जीता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पे ध्यान देना है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये तो आंख बंद करके आप मारेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, ही डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ हिज लाइब्रेरी, यानी कि वो अपने पुस्तकालय की एक सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है। इसमें सही जवाब क्या है, देखिए ये दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये ना एक गेम होता है चागोस करके, उसको खेलते हुए ये अपने घोड़े से गिर के मरा था, ठीक है। घोड़ा ने पाँव रख दिया था इसके ऊपर, ठीक है, और जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी वहीं पे, मतलब ऑन द स्पॉट, है ना। तो ऑन द स्पॉट इसका डेथ हुआ था, लेकिन ये स्टेयरकेस से गिर के नहीं मरा था। स्टेयरकेस से गिर के मरा था हुमायूं, ठीक है, हुमायूं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है केवल, ठीक है। उसने क्या किया था, स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या किया था, फाउंडेशन रखा था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है, जो दिए गए हैं, जो रिप्यूटेड हिस्टोरियन हैं, वो इनमें से शाहजहां के शासनकाल में कौन था? अमीर खुसरो, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद सदीक खान, डी है फिरिश्ता, ठीक है। मैं तो एक का बताऊंगा, बाकी का आप बताएंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। ये शाहजहां के शासनकाल में एक रिप्यूटेड हिस्टोरियन थे। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। बाकी के बारे में अमीर खुसरो ने 7 लोगों का शासनकाल देखा है ना, आपने सुना होगा। तो किनका किनका शासनकाल देखा था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोहम्मद सदीक खान किसके समय थे, फरिश्ता किसके समय काल में थे, आप इनके बारे में भी बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बैटल, इसमें एक है तराइन का बैटल, ठीक है। आपको बताना है कि बैटल्स ऑफ तराइन किन के बीच में लड़ी गई थी, किन दो रूलर के बीच में। ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा के बीच में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब? 1191 में, ठीक है, 1192 में। फर्स्ट वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और सेकंड वाले में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। इसमें बोला जाता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान का एक खास इंसान जो कन्नौज साइड में था, ठीक है, उसका नाम एग्जैक्टली क्या था मुझे याद करने दीजिए, ठीक है, उसने चीट किया था इनके साथ, ठीक है, और उसका नाम मुझे याद, हाँ जयचंद ने, ठीक है, जयचंद ने धोखा दिया था, ठीक है, जयचंद ने धोखा दिया था किनको? मोहम्मद सॉरी पृथ्वीराज चौहान को, जिसकी वजह से ये 1192 वाला युद्ध हार गए थे, ठीक है, जो क्या था, सेकेंड तराइन वार, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि जो अद्वैता थियरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, बताइए, किस मतलब पॉपुलर भक्ति संत के द्वारा दिया गया था? रामानुजा, माधवाचार्य, निम्बारका, शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब क्या है? शंकराचार्य, ठीक है। अद्वैता, ठीक है। अब देखिए अद्वैता सिद्धांत आया तो क्या है अद्वैता? अद्वैता का क्या मतलब है? अद्वैता का मतलब एक ही है कि जो ब्रह्म है और जो मानव का आत्मा है वो एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। अद्वैता सिद्धांत का मतलब यही है, ठीक है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है, आपको ज्ञान का मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा शंकराचार्य ने कहा था, ठीक है। आपको क्या करना होगा सुप्रीम गॉड को पाने के लिए, ठीक है, क्या करना होगा? आपको पाथ ऑफ नॉलेज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, साल्वेशन के लिए, ठीक है। क्या करना होगा? नॉलेज मतलब गेन करना होगा, ठीक है। तो पाथ ऑफ नॉलेज फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा एक कथन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसमें देखिए अगर आपके सामने अद्वैता आया है, ठीक है, तो और भी दो कॉन्सेप्ट हैं, द्वैता और फिर विशिष्ट द्वैता, है ना। तो द्वैता कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये तो हो गया अद्वैता। द्वैता का क्या मीनिंग है? द्वैता का मीनिंग है जो गॉड है वो अलग है, जो आत्मा है वो अलग है, ठीक है। जैसे जो ब्रह्म है वो अलग चीज़ है और जो आत्मा है अलग चीज़ है, ठीक है। ये माधवाचार्य ने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये जो माधवाचार्य हैं इन्होंने द्वैता का सिद्धांत दिया था,
ठीक है। जैसे गॉड विष्णु जो हैं वो उनको सुप्रीम सोल बोला था, और जो इंडिविजुअल जैसे हम लोग हैं वो जीवात्मा जो है वो क्या है, डिफरेंट एंटिटीज़ है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। ये द्वैता का सिद्धांत क्या है, माधवाचार्य ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामानुजा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इन्होंने क्या दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक है। विशिष्ट द्वैता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि ये जो आपको दिख रहा है क्या, ये जो गॉड है और ये जो, इन्होंने क्या किया, द्वैता और अद्वैता को एवरेज निकाल दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये ब्रह्म, ठीक है और जीवात्मा एक अलग एंटिटी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, ठीक है। ये दोनों अलग एंटिटी हैं, लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम गॉड के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। तो ये था विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत जो रामानुजा ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला कथन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि किसने ब्लड और आयरन पॉलिसी अपनाया था, ठीक है। तो बताइए, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, जाहिर सी बात है यार, बलबन ने किया था, है ना। रक्त पिपासु इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। बलबन ने क्या किया था, ब्लड और आयरन की पॉलिसी, जैसे लुटेरों को मतलब सजा देने के लिए दौड़ा के पकड़ के, ठीक है, ब्लड और आयरन पॉलिसी इसने अपनाया था, ठीक है। खून और लॉ की पॉलिसी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि क्या नाम है, जजमानी सिस्टम किससे रिलेटेड कथन है, और इसमें जो दो कथन है उसमें कौन से सही हैं। जजमानी सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है। इट इज एसोसिएटेड ओनली विथ परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है, रिलीजियस रिचुअल से और बलिदान से। जैसे रिचुअल्स होते हैं ना धार्मिक, जो अपनी मतलब अपनी क्या करते हैं, परंपरागत जो रिचुअल्स होते हैं मनाते हैं, क्या उससे एसोसिएटेड है जजमानी सिस्टम, या फिर ये सिस्टम हेरिडेटरी था जजमानी सिस्टम का। तो बताइए, आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो सही जवाब है, ठीक है। इसमें ये सिस्टम क्या था, हेरिडेटरी था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये मतलब किससे एसोसिएटेड था, किससे जुड़ा हुआ था, जैसे फ्यूडल्स थे ए, और बी हो गए जजमान जिनको बोला जाता था, ठीक है। वो क्या करते थे, यहाँ पे सर्विस देते थे, ठीक है। क्या करते थे, इनके यानी जो कुलीन लोग थे, यानी कि जो बड़े लोग थे, इनके वहाँ अपनी सेवाएं देते थे और इनको इसके बदले में पैसा देते थे, और बी को क्या बोला जाता था, जजमान, ठीक है। तो याद रखिएगा जजमानी सिस्टम किससे रिलेटेड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पर्दा सिस्टम मेडुअल इंडिया में उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, पर्दा सिस्टम पे आधारित। तो आपको बताना है कि इट यूज मतलब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया बाई अरब्स एंड तुर्क, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है, मोस्टली दिस प्रैक्टिस प्रिवेल इन हायर कास्ट हिंदूज। देखिए बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये अरब और तुर्क से आया था पर्दा सिस्टम, और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, इसको मतलब जैसे कुलीन परिवार हिंदुओं में ये बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया था, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसको अरब और तुर्क से लाया गया था, और फिर इसको कास्ट सिस्टम में जैसे हिंदू कास्ट में जो मतलब बड़े वर्ग थे इसमें तब ये बड़ा प्रचलित था बड़े स्तर पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आपको फॉजिल के बारे में बताना है, वॉज यूज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बताइए, excess amount paid to the exchequer by the iqtadars, the punishment given to rebel nobles, the most loyal officer of sultan, barren land which is not suitable for agriculture। तो फॉजिल किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार, ठीक है। क्यों एक्सेस अमाउंट जो पे किया जाता था इक्तादारों के द्वारा, क्यों बताइए। जो इक़्तिदार थे उनके पास जब एक्सेस इनकम हो जाता था ना वो अय्यासी करने लगते थे,
ठीक है। और फिर वो लगते थे किससे कंपेरिजन करने, बताइए। वो जो मेन रूलर थे, ठीक है, जो सुल्तान थे, ठीक है, जो सल्तनत को संभाल रहे थे, उनकी कंपेरेटिवली ये सब लगते थे अपनी एक्टिविटी शो करने। और जिसकी वजह से इस पे एक्स्ट्रा जो मतलब टैक्सेशन मतलब लगाया गया, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज इनसे किया जाने लगा। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? बलबन के द्वारा, बलबन के टाइम से, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फॉजिल, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या करता था? इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में एक बैलेंस बनाए रखता था, जो इक्ता होल्डर्स थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था क्या? मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था किसने? अकबर ने, ठीक है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन से पॉइंट सही हैं। एक्सपांसन ऑफ एम्पायर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोबेलिटी, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है मनसबदारी से रिलेटेड। इसमें आपको बताना है कि जो मनसबदारी सिस्टम था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं सही हैं। एक्सपांसन ऑफ एम्पायर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोबेलिटी, ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था कि जैसे कुछ ऑफिसर्स होते थे जो डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, कुछ मतलब एम्प्लॉय के रूप में, है ना, और वो मनसब कहलाते थे। और क्या करते थे? ये अपने 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 जोनरा से मनसबदारी यानी टैक्स इकट्ठा करते थे, ठीक है, और इनको मनसबदार बोला जाता था, ठीक है। और इसमें जो हाईएस्ट मनसबदारी थी वो 7,000 के नियर अबाउट थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब डिटेल में देखेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहीं तक, ठीक है। अगर सेशन आपको पसंद आया तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए बीच में हमने कहीं कुछ भी नहीं बोला, बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, सेशन एंजॉय किया तो फिर लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर।